हर हार्ड वर्क करता वाला इंसान सक्सेस नहीं होता, मत जो हर सक्सेसफुल आदमी वो हार्ड वर्क किया जरूर रहता है। कितना इफ़ेक्ट करता है मेनलैंडर्स का, मतलब हमारे द्वीप समूह में आके हमारे यहाँ के लोकल बच्चों का जॉब लेना, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेलैंडर्स जो है ऑब्वियसली सब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होते, मगर कुछ लोग जो होते हैं जो यूपीएससी लेवल एसएससी लेवल वाले लोग, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों, चलिए आज आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा से कराते हैं जिसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हुए, यहाँ पे पढ़ाई करते हुए उन्होंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर किया है। हमारे द्वीप समूह में जितने भी मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स के निकलते हैं उसने ट्राई किया और उसकी उसने वो क्लियर किया है। फाइनली फॉरेस्ट रेंजर के पद को उन्होंने चुना है कि वो उसमें जाना चाहते हैं। 24 वर्षीय युवा है और हमारे द्वीप समूह में जो हार्ड वर्किंग है, और उसने किस तरह से, किस प्रकार की स्ट्रेटजीज बनाई, किस तरह से पढ़ाई की, कहाँ पे पढ़ाई की, क्या प्लान था, पहले किस पद पे काम कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को लेकर हमने उनसे बात की है। काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के, ऑफकोर्स ये हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे यूथ के अंदर काफ़ी सारा टैलेंट है, काफ़ी उनके पास नॉलेज है। अगर बखूबी इस्तेमाल किया जाए तो वो काफ़ी आगे तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात अफजल ज़हीन से कराते हैं, जिन्होंने 7 से 8 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है और आज उन्होंने चुना है कि वो फॉरेस्ट रेंजर में जाएंगे। तो पूरा उनके पढ़ाई जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उनके जहन में ये आया कि एक अफसर के पोस्ट में जाना है। ये सारी चीज़ें हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अफजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिरर अंडमान में। और आपने 7-8 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और फाइनली आप जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर के पोस्ट के लिए अभी आपकी नियुक्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पद है और बहुत अच्छा माना जाता है फॉरेस्ट रेंजर के जॉब को। और हमारा द्वीप समूह एक जजीरा है छोटा सा और जंगलों से घिरा हुआ है। ऑफकोर्स आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि आप कई सारे आइलैंड्स घूम सके, देख सके। अफजल, अब थोड़ा सा शुरुआत में आप बताइए कि सबसे पहले आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपने अपनी 12th तक की पढ़ाई कहाँ से की है, थोड़ा सा बताइए। मेरा जो प्राइमरी का एजुकेशन था वो मैंने मॉडल स्कूल से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं अपना बाकी का जो एजुकेशन के लिए KV1 में शिफ्ट हो गया, जिसको वहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया 67% के साथ। फिर ग्रेजुएशन के लिए JNRM को ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने मास्टर्स अभी फ़िलहाल ओपन में कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में चल रहा है मेरा। तो आपने JNRM में मैथमेटिक्स में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। मैथमेटिक्स से इतना लगाव क्यों है? मैथमेटिक्स असल में ऐसा कोई लगाव नहीं था मेरा 12th में तो इनफैक्ट सबसे कम नंबर मैथमेटिक्स में ही था, मगर क्या था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टाइम ऐसा लगा कि मैथमेटिक्स लेने से शायद फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो आपने उसके लिए मेहनत की और आपने, क्योंकि मैं पर्सनली वो तो मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, लेकिन आपने मैथ्स में पढ़ाई की। हैट्स ऑफ टू यू कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपने मैथ्स को चुना। अच्छा बताइए, आपने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखे और कंप्लीट भी किया। पहला एग्ज़ाम कैसा रहा? कितने एग्ज़ाम्स आपने अपीयर किए? किस एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया? थोड़ा सा बताइए। मैंने लगभग एटलीस्ट 11 to 12 जॉब को अपीयर किया, जिसमें से फर्स्ट 3 जॉब जो था मेरा फॉरेस्टर का था 2019 का, डिपो क्लर्क 2019 और एक सब इंस्पेक्टर फिशरीज 2019। ये लगभग तीनों एग्ज़ाम आगे पीछे ही था, जिसमें से डिपो क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हो गया था 26 रैंक ला के। फॉरेस्टर में कुछ मेरा 298 रैंक था, मगर वो सीट्स कम था तो उसमें नहीं हुआ। सेम सब इंस्पेक्टर फिशरीज़ में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगला एग्ज़ाम जो मैं लिखा था 2021 में, कोरोना के बाद निकला था, पंचायत सेक्रेटरी एक्सटेंशन ऑफिसर का। उसमें मेरा रैंक 8 है, तो उसमें भी मुझे पंचायत सेक्रेटरी का पोस्ट में मिल गया था। फिर उसके अगले एग्ज़ाम जो मैंने लिखा था वो LGC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें भी रैंक 8 है, तो उसमें मुझे टैली क्लर्क का पोस्ट मिला था। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने लिखा था वो था हमारा ट्रांसपोर्ट का ग्रुप B पोस्ट का था, कमर्शियल अकाउंटेंट वगैरह का, तो उसमें मुझे स्टेशन मास्टर का पद मिला। नेक्स्ट फिर मैंने लिखा था फॉरेस्टर वाला एग्ज़ाम, जिसमें मुझे रैंक 1 आया था, तो उसमें मुझे फॉरेस्टर का अभी तक लिस्ट नहीं है, मगर फिज़िकल क्वालिफाई हो गया तो मुझे फॉरेस्टर का उसमें मिल जाएगा। फिर
एमटीएस का एक एग्ज़ाम था, क्योंकि वो एमटीएस का एग्ज़ाम इसलिए लिखा था इवन दो यूज़ नहीं था मुझे, मगर क्या था कि सब कंटिन्यूअसली था, तो एज़ ए प्रैक्टिस तो मैंने वो एग्ज़ाम भी लिखा, तो उसमें मुझे रैंक 2 आया था। और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के बाद मैंने सब इंस्पेक्टर का भी लिखा था, जिसमें रैंक 5th आया मेरा, सब इंस्पेक्टर में मुझे मिला। और लास्ट एग्ज़ाम जो मैंने लिखा था फॉरेस्ट रेंजर का, जिसमें रैंक 2 आके अभी फ़िलहाल मैं फॉरेस्ट रेंजर में जाने का तो दे। इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं और आपने क्वालिफ़ाई भी किया है। यहाँ पे अंडमान में कई बच्चे ऐसे हैं, कई बार देते हैं, एक भी क्वालिफ़ाई नहीं होता है। आपकी मेहनत अलग तरह की है कि आप क्वालिफ़ाई करें। थोड़ा-सा बताइए कि कोई कोचिंग जाते थे आप? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं? हाँ, जब स्टार्टिंग में 2019 के टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोचिंग में डाला था। तो कुछ 6 मंथ के स्टार्टिंग कोचिंग मैंने कृष्णा से, उसके बाद लगभग 1 to 1.5 ईयर सब मैंने कैरियर कोच से किया, और आखिर में फिर अपना लास्ट टाइम में तो फिर सेल्फ स्टडी किया था। बस कैरियर कोच का जो कोचिंग मटेरियल्स, मॉक टेस्ट वगैरह वो सब मैं यूज़ करता था लास्ट टाइम तक। अफ़ज़ल, हम कई लोगों से बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखते हैं, देते हैं, तो कई कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 बार से ज़्यादा क्लियर भी किया है। क्या कोई अलग तरह का स्ट्रैटेजी है जो एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो कोई अलग स्ट्रैटेजी है, कुछ है क्या जिससे आप इतना ज़्यादा आसानी से इतने सारे 7 से 8 पोस्ट आपने क्वालिफ़ाई किया? कोई अलग स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी तो नहीं कहूँगा मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस बहुत किया था मॉक टेस्ट वगैरह में। फिर बार-बार जो मेरा वीक एरिया था, जैसे जीके, तो जो सभी का नॉर्मली उतना क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत वास्ट है, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। इवन दो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मैथ्स रीज़निंग तो थोड़ा मुझे सिंपल था, बस खाली शॉर्टकट वगैरह स्पीड को देखना था, तो वो तो मॉक टेस्ट से मेरा हो जाता था। और इंग्लिश भी मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने उसको भी ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया। ज़्यादा फ़ोकस 90% ऑफ मेरा टाइम जो था मैं अपना जीके को ही देता था। तो मेन रीज़न जीके और मेरा स्पीड ही है, जो मैं कहूँगा कि मेरा हुआ है सिलेक्शन। अफ़ज़ल, आप कितना वक़्त निकालते थे पढ़ाई करने के लिए? हमेशा तो मैं नहीं पढ़ता था, जब कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला होता है, पता चल जाता है लगभग सभी को, तो उस मतलब एक एग्ज़ाम से लगभग 4 to 5 मंथ्स पहले मैं पढ़ाई शुरू कर देता था। तब कोई सोशल मीडिया वगैरह ऐप किसी को यूज़ नहीं करता था, बस एक यूट्यूब रहता था, और एक नॉर्मल टाइम पास के लिए हमेशा नॉर्मली सब नहीं पढ़ सकते, थोड़े गेम वगैरह खेल लेता था। लगभग दिन में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो मैं पढ़ ही लेता था ऑफिस के आने के बाद। ओके, तो अभी आप फ़िलहाल कहाँ पे जो है आप किस पोस्ट में हैं और कहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हैं? 2019 का जो डिपो क्लर्क एग्ज़ाम था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो फिर वहाँ में 2020 को मैंने जॉइन किया। वो टाइम मेरा कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने 6 मंथ का एक्सटेंशन लेने के बाद, कॉलेज ख़त्म होने के बाद डिपो क्लर्क का जॉइन किया। उसके बाद 2020 मई से अभी 2023 अक्टूबर नवंबर तक मैं डिपो क्लर्क ही था। अब जाके नवंबर में मेरा पंचायत सेक्रेटरी में हुआ था करके, उसको भी मैंने जॉइन किया, और फिलहाल मैं पंचायत सेक्रेटरी हूँ। फ़िलहाल आप पंचायत पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट में हैं। अच्छा, थोड़ा-सा बताइए, सब इंस्पेक्टर जो पुलिस में है, ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है, और फॉरेस्ट रेंजर जो कि अंडमान के मुताबिक जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इन सब में। ये सारी जो जॉब अगर किसी को मिले तो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। आपको ये मिला लेकिन आपने इसे नहीं चुना, आपने एसआई भी नहीं चुना, सब इंस्पेक्टर, और मुझे जहाँ तक पता है आपके फादर भी सब इंस्पेक्टर है। तो आप आपने क्यों नहीं सोचा कि मुझे भी जो है जो फादर जो लाइन में है उसमें जाना है? आपने क्यों हट के चुना? असल में क्या था, फॉरेस्ट रेंजर जो जॉब है वो मुझे बहुत सूटेबल लगा, क्योंकि उसका जो फील्ड ऑफ वर्क था मुझे ज़्यादा मेरे लायक लगा। प्लस हुँ। जो फॉरेस्ट रेंजर अंडमान में इकलौता लेवल 7 जॉब था जिसके लिए मैं क्वालिफाइड था, मतलब एक हायर पे स्केल भी मुझे पसंद था उसका। और दूसरा जो उसका प्रमोशन चैनल वो अंडमान में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, कि मुझे चांस है कि इतना कम एज में मैं आईएएस तक चले जाऊंगा शायद फ्यूचर में। ओके। तो इसलिए बहुत सारे रीज़न में मुझे लगा कि फॉरेस्ट रेंजर को फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू एसआई। अफ़ज़ल, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो फॉरेस्ट रेंजर के लिए जब आती है तो आपको जो है साइंस का जो है बहुत इस्तेमाल होता है उसके टेस्ट में अगर हम कहें। लेकिन सब इंस्पेक्टर के इसमें मुझे लगता नहीं है कि एसआई के लिए जो है साइंस का बहुत क्वेश्चन पेपर में साइंस के ज़्यादा मैटर्स आएँगे, ऐसा नहीं होता है।
लेकिन फॉरेस्ट में आपको ज़रूर होगा, तो आपने प्रिपरेशन कैसे किया कि दोनों देना है? एक साइंस से डूबा हुआ क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना और एक नॉर्मल पेपर भी देखना है जिसमें साइंस कम होगा लेकिन बाकी सारी चीज़ें होगी। तो आपने एक ही वक़्त में दोनों का प्रिपरेशन कैसे किया? थोड़ा-सा बताइए इस हमारे व्यूअर्स को। इसके लिए मैंने वो टाइम डिसाइड किया कि एक था कि ना सब इंस्पेक्टर में 42 पोस्ट था, बहुत ज़्यादा पोस्ट था, शायद लगभग अभी इससे ज़्यादा पोस्ट बहुत कम बार ही निकले 42 पोस्ट। तो रेंजर में सिर्फ 3 पोस्ट था। मुझे फर्स्ट दिन से ज़्यादा फोकस रेंजर में करना था, तो मैंने डिसाइड किया कि फॉरेस्ट रेंजर का फोकस रख के ही पढ़ूंगा। और प्रॉब्लम क्या था कि सब इंस्पेक्टर में आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, रेंजर में भी आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है। बस रेंजर में आपको 2 साइंस लेवल ग्रेजुएट पेपर को एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, 200-200 नंबर का, टोटल 600 मार्क्स का था, और एक 200 नंबर का पेपर था, वो जनरल पेपर था कॉमन। सब इंस्पेक्टर में 120 नंबर का जनरल पेपर था, 40 हिंदी था, 40 कंप्यूटर था। तो ये जो 120 नंबर था ये तो मेरा कॉमन था, तो सभी के साथ प्रिपेयर हो चुका था। बस ये जो 40 नंबर हिंदी और 40 नंबर कंप्यूटर का था, ये मुझे पढ़ने का टाइम नहीं था, क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर में मुझे नया सा सब्जेक्ट पढ़ना था। तो इसलिए मैंने वो टाइम डिसाइड किया कि एटलीस्ट मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से शायद सब इंस्पेक्टर में तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं ओबीसी भी हूँ, सीट्स इतना ज़्यादा है, और वो फिज़िकल क्वालिफाई भी बहुत कम जन ही करे थे एसआई में कंपेयर टू जितना सीट्स है। तो मैंने इसलिए क्या किया कि हिंदी और कंप्यूटर को बिल्कुल छुआ ही नहीं, पूरा 120 का बेस में ही मैंने एसआई का एग्ज़ाम लिखा। तो उस हिसाब से मुझे रैंक 5th आ गया, क्योंकि मेरा मार्क्स 120 का हिसाब से मैं ओवरऑल 4th था, मगर जो हिंदी कंप्यूटर में मेरा नंबर बहुत कम होने के कारण मेरा 5th रैंक हुआ। वो टाइम अगर हम ज़्यादा फोकस टोटल सारा टाइम अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था रेंजर का, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट था, वो दोनों में ही फोकस किया, तो आज उसी के कारण मेरा रेंजर में 2nd रैंक हो गया और उसमें सिलेक्शन हो गया। अभी तक आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए, क्वालिफ़ाई किया है, उसमें जो फॉरेस्ट रेंजर का पोस्ट ऑफ कोर्स बढ़ा है। आपने रिटन एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन थी, वो तो आपने कहा। थोड़ा-सा बताइए फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारियाँ की? फिज़िकल भी आपका बहुत एसआई और रेंजर में है, बाकी पोस्ट में अंडमान का नॉर्मली रहता नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। एसआई में आपको 1.5 किलोमीटर 1 माइल दौड़ना होता है 7 मिनट में, और हाई जंप लॉन्ग जंप होता है। और फॉरेस्ट रेंजर फॉरेस्टर सब में आपको 25 किलोमीटर होता है, 4 आवर्स में कंप्लीट करना होता है चिड़िया टापू में। तो जो पुलिस का था वो तो पहले हो चुका था, तो वो टाइम मैंने एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर उसके मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, हाई जंप लॉन्ग जंप और जो रनिंग था, तो मेरा वो क्लियर हो चुका था। फॉरेस्ट रेंजर का जो था मुझे लगा था कि थोड़ा ईजिली हो जाएगा, मैं जो फॉरेस्टर का फिज़िकल टेस्ट जो पहले हुआ इससे रेंजर का, उसमें मैंने कंप्लीट तो किया मगर बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ। तो फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर रेंजर का होगा तो उस दिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो फिर मैंने रेंजर का एटलीस्ट 1 मंथ पहले क्या किया, हर वीक संडे संडे चिड़िया टापू में जाके प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से मेरा टाइम बहुत इंप्रूव हो गया। तो जो दिन टेस्ट था वो दिन मैंने 25-30 मिनट्स पहले ही कंप्लीट कर लिया रेंजर का। अफ़ज़ल थोड़ा-सा और बताइए कि रेंजर के एग्ज़ाम में कितने लोग क्वालिफ़ाई करे हैं? रेंजर में जो शॉर्ट लिस्ट करे उन लोग सीट्स 3 था, तो उसके 1:15 रेशियो में उन लोग 45 जन को क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का नाम उन लोग दिए। किसी का मेरिट लिस्ट तो वो लोग अभी तक नहीं पब्लिश करें। तो जो 45 कैंडिडेट्स था, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि जो भी थे सब लगभग अच्छे अच्छे पोस्ट में ही थे। जेई था, कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट, और लगभग मेजॉरिटी लोग फॉरेस्टर ही थे ज़्यादातर। जो मेरे साथ जो तीसरा जन सेलेक्ट है वो भी फॉरेस्टर ही थे, जो 2019 में जो फॉरेस्टर बने। ओके, तो ये सब अंडमान के बच्चे हैं या मेनलैंडर्स हैं? इसमें मेजॉरिटी लोग तो अंडमान के थे, मगर जो रैंक 1 और जो वेटिंग लिस्ट में 1 आए वो दोनों मेनलैंड के, वो दोनों एक 1 जो है सुमित जो है वो राजस्थान का है, और 3 जो है वेटिंग लिस्ट वाला वो रोहिणी वो आंध्र प्रदेश का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो और भी हो सकता है, मेरिट लिस्ट तो इन लोग पब्लिश नहीं करें, मैं एटलीस्ट ये दोनों का बारे में तो मुझे फेमिलियर है कि ये दोनों मेनलैंड के, क्योंकि इनसे मेरी बात हुई है। कितना इफ़ेक्ट करता है मेनलैंडर्स का, मतलब हमारे द्वीप समूह में आके हमारे यहाँ के लोकल बच्चों का जॉब लेना, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेनलैंडर्स जो है ऑब्वियसली सब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होते, मगर कुछ लोग जो होते हैं जो यूपीएससी लेवल एसएससी लेवल वाले लोग, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जैसा जो अभी सुमित है जो रैंक 1 आया रेंजर में, वो कह रहा था कि वो शायद मेनलैंड में 6 साल से यूपीएससी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो सारा स्टेट का फॉरेस्ट सर्विस का
एसएससी जो स्टेट का होता है और स्टेट पीसीएस वगैरह सबको वो एग्ज़ाम देता था। हर बार वो बोल रहा था कि उसका क्या इंटरव्यू या सेकंड फेज में आके मेंस में आके वो बाहर हो जाता था। इवन दो वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो यहाँ आके रैंक वन है, मगर वहाँ पे क्योंकि पेपर अंडमान और मेनलैंड का जो लेवल है बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। वहाँ में कंपटीशन एक अलग लेवल का होता है, अंडमान में उतना लेवल नहीं है क्योंकि बच्चे लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है और उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कंपेयर टू मेनलैंड वाले। तो मैं कहूँगा कि मेनलैंड वाले लोग अगर यहाँ आएंगे तो जनरल जो स्टूडेंट है कैटेगरी वाले लोग, उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अफ़ज़ल, और एक थोड़ा सा हट के पूछती हूँ आपसे, आप अंडमान के हैं, आपका जो है आपके दादी घर जो है शायद मायाबंदर में है, तो आपको ऑफ कोर्स पोर्ट ब्लेयर मालूम है, बम्बू फ्लैट मालूम है, मायाबंदर मालूम है कि नहीं? लेकिन जो मेनलैंड से आते हैं, कई बच्चे हैं जो एलजीसी में भी भर्ती हुए हैं, उनको यहाँ से डिलानीपुर कहाँ है उनको नहीं पता। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर इस तरह से मेनलैंड से बच्चे आके जमा होंगे जिनको कुछ नहीं पता है, और ना वो हमारे द्वीप समूह में कोई आइलैंड को प्रॉपर जानते हैं, ना कोई जगह को जानते हैं, तो आपको लगता है ये सही है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल तो ये गलत नहीं है, मगर बहुत सारे स्टेट्स या यूटीज है जो टोटली मेनलैंड को, जैसे लद्दाख में वगैरह में आपको टोटली मेनलैंड मेनलैंड बोलने से दूसरा स्टेट से आपको नहीं लेता है। वो तो आपका पार्लियामेंट में असल में पास करना होगा रेजोल्यूशन की जनरल कैटेगरी लद्दाख में। में भी अभी हुआ है, जी हाँ, रिसेंटली जब किया है। उन लोग का अभी बाइफोर्केट हुआ है उसके बाद हुआ है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले बाकी स्टेट में क्या एक रूल फॉलो करते हैं कि 5% रूल है कि कोई भी अदर स्टेट्स के जो बच्चे, क्योंकि वो सब इंडिया के तो सब स्टेट सेम ही है तो सब इंडियन ही है, तो 5% जो होता है कि अब बाकी स्टेट का आदमी आके वो जनरल सीट्स को ले सकते हैं, मगर जो बाकी 95% सीट्स जो है वो स्टेट का रहेगा और उसका जो अपना कैटेगरी वाइज उन लोग अपना बांट के रखे, तो 5% ले सकते हैं। मैं अंडमान यूटी है इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, तो जनरल का जो जितना सीट्स होता है सब में कोई भी मेरिलेंडर आके एलिजिबल है। अब वो अगर मेरिट में ऊपर आ जाता है तो उनको मिल जाता है। तो लग ये रहा है शायद, अंडमान के बच्चों के साथ थोड़ा सा इंजस्टिस हो रहा है। हाँ, अगर कंपेयर टू मेरिलेंडर्स देखा जाए तो अंडमान उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर बाहर से अगर ज़्यादातर लोग अभी आना शुरू हो जाएंगे तो अंडमान के जनरल स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ, अच्छा बताया अज़र, हमारे पॉलिटिशियंस को भी सोचने का थोड़ा-सा फिर मौका मिलेगा, वैसे भी इलेक्शन का वक़्त है। आप थोड़ा-सा बताइए, हम आप पे ही आते हैं, आपका लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन-सा था? लाइफ का अगर देखा जाए तो आज जो सक्सेस का टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा कि मेरा 12th था, और एक जो डिपो क्लर्क में मेरा सिलेक्शन में उसको बोलूँगा। 12th इसलिए क्योंकि मेरा 12th में बहुत कम नंबर आया था, मुझे कहीं पे ना एडमिशन नहीं मिला, लास्ट में जाके जेएनआरएम में मिला तो वहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स लिया। तो मैं ऐसे बहुत मिडिल लेवल का स्टूडेंट था बोल सकता हूँ, एवरेज स्टूडेंट था 12th में। उसके बाद फिर जब मेरा डिपो क्लर्क में सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि एक फॉरेस्ट बोल रहा हूँ, एक ऑफिसर का क्या वैल्यू है करके। वो टाइम मैं क्लर्क था, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हैवलॉक में हुआ, तो वहाँ पे जो आईएएस आईपीएस लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग आते रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि एक एलजीसी और एक ऑफिसर में क्या लेवल का डिफरेंस है। तो उस दिन मैंने ठाना, वहाँ पे मैं 7 महीना था, तो 7 महीने में मैंने ये सोचा कि अगर एटलीस्ट कुछ बनना है तो एक ऑफिसर को ट्राई करेगा, कुछ भी हो एटलीस्ट जितना बन सकता उतना हिसाब से अपना बेस्ट देगा, जहाँ पे रुक जाऊँगा तो वो मेरा लिमिट रहेगा। तो वो 7 मंथ्स जो वहाँ पे मैंने अकेला था क्वार्टर में, 7 मंथ्स पूरा मैंने अपना आपको ज़ीरो से लेके ऊपर जितना था सारा प्रैक्टिस किया, हर चीज़ देखा, हर चीज़ को सीखा, स्पीड बढ़ाया, सारा चीज़ मैंने अगर देखा जाए तो मेरा जितना भी प्रिपरेशन का मेन था टर्निंग पॉइंट वो 7 मंथ्स जो वहाँ पे हैवलॉक में मैंने स्पेंड किया, उसमें जो था उसी में किया। हैवलॉक जैसे जगह पे आपने पढ़ाई को अहमियत दी, लोग जो है घूमना पसंद करते हैं, राधानगर, काला पत्थर, और आपने उस 7 मंथ को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाया कि आप एक ऑफिसर के पोस्ट को ले सके। असल में हम जब था 2020 का टाइम था, तो वो टाइम कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, तो हैवलॉक लिटरली बाकी कोई गांव का जरा ही था, वहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई रोड में निकलने से दिखता भी नहीं था। तो वहाँ पे वो टाइम में कुछ था नहीं हैवलॉक में। हाँ, फिर भी राधानगर बीच वगैरह सब तो ओपन था, वो टाइम आप जा सकते थे, मगर कोई टूरिस्ट वगैरह कुछ नहीं था, एक तरह से क्लोज्ड ही था कोरोना की वजह से। तो वो टाइम मैंने अपना घर में अपना टाइम स्पेंड किया।
आपने वेस्ट नहीं किया, वेस्ट मोबाइल नहीं देख किया, के, गेम प्रिपरेशन देख को कर, यूज़। खेल के आपने जो है पढ़ाई को अहमियत दी। बहुत अच्छी बात है अफ़ज़ल। अफ़ज़ल चलिए अब थोड़ा-सा अपने परिवार का बताइए, फैमिली में कौन-कौन है? पेरेंट्स को जो आपकी सफलता अभी आपने इतने सारे, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि 1 या 2 एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, आपने 7-8 पोस्ट क्लियर किया है और अब आप फॉरेस्ट रेंजर के लिए सेलेक्ट भी हुए। परिवार का क्या रिएक्शन है? माँ-बाप का क्या रिएक्शन है? और बाकी जो आपके दोस्त हैं, परिवार के और लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है, थोड़ा बताइए? और उनका क्या, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, आपको कितना सपोर्ट मिला है? ऑब्वियसली पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन के बगैर कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मुझे तो मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट दिन से बहुत सपोर्ट था। अफ़ज़ल आप अपने पेरेंट्स का नाम भी ज़रा बताइए, क्या करते हैं मेरे बताइए? फैमिली मेंबर में 4 जन हैं इंक्लूडिंग मी। फर्स्ट मेरे फादर जो अब्दुल मनाफ है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। फिर मेरी मम्मा अस्मा बीबी हाउसकीपर है, और मेरा एक छोटा भाई है जो अभी 12th में है, अरबाज़ ज़ैन। 4 जन हैं। तो पेरेंट्स का आपको सब भरपूर जी सहयोग हाँ। मिला है? बचपन मतलब जब मेरा किसी में हुआ नहीं कोई एडमिशन कोई कॉलेज में, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2019 के स्टार्टिंग में क्या किया, लेके जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोचिंग में जॉइन करवा दिया, कि ये सोच के कि अभी से स्टार्ट करेगा तो बाद में शायद लिख लिख के, एज कम था 19 ईयर्स में, तो लिख लिख के आप, जब आपका एज होगा एक कॉम्पिटिटिव लेवल में आने का, तो तब तक आप सीख जाओगे। तो इसलिए मुझे अर्ली स्टार्ट मिला, तो एक रीज़न था कि आज मैं सक्सेस हूँ, वो भी बोल सकते हैं। अफ़ज़ल अब अंडमान के जो बाकी बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंटिन्यूअसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद दे रहे हैं, लेकिन क्वालिफ़ाई नहीं हो रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी वक़्त से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, एक सरकारी नौकरी की बस एक आस है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम्म, क्या सुझाव देंगे अपने तरफ से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत जन हार्ड वर्क करते हैं, मैं हार मान लेते हैं ये सोच के कि किस्मत नहीं है वगैरह, तो मैं एटलीस्ट एक लाइन बोलूँगा कि हर हार्ड वर्क करता वाला इंसान सक्सेस नहीं होता, मत जो हर सक्सेसफुल आदमी वो हार्ड वर्क किया ज़रूर रहता है। तो एटलीस्ट हार्ड वर्क आपका एक की है, फिर लक भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल मैटर करता है। और जो थर्ड जो आपका प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं, कि बहुत जन होते हैं कि सही तरीक़ा से कोई चीज़ को अप्रोच नहीं करते, अननेसेसरी चीज़ कोई पढ़ लेते हैं जो ज़रूरत नहीं होता है। तो वो आपको चीज़ तो आपको प्रैक्टिस में ही सीखेगा कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ को स्किप करना है। इवन इन एग्जामिनेशन और आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होने से आप उसको 2 घंटा में आप नहीं कर पाओगे सारा क्वेश्चन। तो वो सब आपको डिसीजन आपको टाइम के साथ ही होगा, प्रैक्टिस के साथ ही मिलेगा। तो अफ़ज़ल आपने जैसा कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, तो ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में जो फर्स्ट बेंच में बैठने वाले हैं वही जो टॉप कैटेगरीज़ में जो आते हैं, मतलब स्कूल में होता है ना, ये बच्चा टीचर्स का भी फेवरेट होता है कि ये, हाँ, ये अच्छा से पढ़ता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर डेडिकेशन हो तो बैक बेंचर्स भी टॉप कर सकते हैं। करेक्ट है? जी ज़रूर। अच्छा, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? अंडमान में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है हमारे यहाँ पे, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? आप न्यू हैं, अच्छे पोस्ट में अभी जा रहे हैं, डिपो क्लर्क से हटके, पंचायत सेक्रेटरी से हटके, तो थोड़ा ऑफिसर रैंक में है, तो हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। और आप रिक्रूटमेंट जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद भी हम आपसे ज़रूर मिलेंगे कि आपका काम कैसे चल रहा है। तो आज ज़रा आप शुरुआती तौर पे आप थोड़ा-सा बता दीजिए अंडमान की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसको लेके काफ़ी सवालिया निशान उठते हैं, लोग कई तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि एटलीस्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ट्रांसपेरेंट है, फ्री एंड फेयर होता है कंपेयर टू अदर स्टेट, जहाँ पे आपका देखा जाए तो यहाँ में जो एलिगेशन लगाते हैं नॉर्मली उतना स्टैंड नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से अंडमान का जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, जितना भी मैंने लिखा है, सब फ्री एंड फेयर हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई करप्ट प्रैक्टिस हुआ है। आदमी लोग एलिगेशन तो हर जगह लगा सकते हैं, वो तो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, तो आपका हर आदमी का अलग सोच होता है। मैं कंपेयर टू अदर स्टेट अब देखा जाए तो अंडमान में अभी सारा रिक्रूटमेंट टाइमली हो रहा है, जो बहुत सालों बाद हो रहा है ऑब्वियसली कोरोना की वजह से। मैं बहुत सारी स्टेट में इवन दो रिक्रूटमेंट ख़त्म होने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है, सालों बच्चे लोग बैठे रहते हैं, या फिर कुछ केस हो जाता है फिर वो लंबे से चलते रहते हैं, या पेपर लीक हो जाता है, या फिर पैसा चलता है, तो आए दिन आपको न्यूज़ आते रहती है। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फ्री एंड फेयर है, बहुत क्लियर है। चलते-चलते एक आखिरी सवाल, आखिरी मैंने 2 बार कह दिया, लेकिन ये आखिरी है। अफ़ज़ल ज़रा बताइए, आपने जैसा कहा कि आप
के लिए पढ़ाई बहुत मायने रखता है। आपको जो है एक ऑफिसर का जॉब चाहिए था और आप अपनी मेहनत से आज वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आपने कभी, आपके ज़हन में कभी आया कि अफ़ज़ल ज़हीन को जो है यूपीएससी क्लियर करना है, एक आईएएस बनना है, ऐसा कभी आपके ज़हन में आया? ज़हन में जब मैंने हैवलॉक का जो 7 मंथ्स था, तो वो टाइम सोच के मैंने एटलीस्ट ये स्टार्ट किया था कि अगर करेंगे तो यूपीएससी भी लिखूँगा। मगर मेरा पहला ये सोच था कि एटलीस्ट यूपीएससी, क्योंकि एक तरह से इंडिया का नहीं वर्ल्ड का भी टॉप लेवल एग्ज़ाम में आता है, तो डायरेक्ट उसको टारगेट करने का जगह मैंने सोचा था कि एक बैकअप प्लान एटलीस्ट एक अच्छा रख ले। तो इसलिए मैंने पहले अंडमान के लेवल के एग्ज़ाम को फोकस किया, एसएससी को किया, जिसको एक ग्रुप बी ऑफिसर तक आप बन सकते हैं। ग्रुप ए के लिए ऑब्वियसली आपको यूपीएससी लिखना पड़ता है कहीं में भी। तो ग्रुप बी पोस्ट में जितना ऊपर तक जा सके उसको लिख के फिर उसको पा लूँ। जब एक बार मिल जाएगा कोई ग्रुप बी पोस्ट, तो उसके बाद एटलीस्ट यूपीएससी वो टाइम ट्राई करने से मुझे एक बेनिफिट क्या रहेगा कि जो यूपीएससी प्रिपरेशन करने का जो टाइम है, जो टाइम आदमी नॉर्मली गवा लेते हैं प्रिपरेशन में 5 ईयर्स 4 ईयर्स, तो वो टाइम मेरे पास एक बैकअप रहेगा कि कुछ नहीं हुआ यूपीएससी में बाई चांस, तो मेरे पास कुछ रहेगा, खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, खाली पा सकूँगा। तो 24 साल की उम्र में आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है और एक अफ़सर की पद पे अभी आप पहुंच रहे हैं, फॉरेस्ट रेंजर, और जिसमें कि प्रमोशन भी जो है बहुत जल्द होती है। हम उम्मीद करेंगे कि हम दोबारा आपसे मिले। ये और हमें ये, जैसे कि हमें अभी कई सूत्रों से कई लोगों ने अप्रोच किया, कई लोगों ने बताया कि आपने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम को जो है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। हम जिस तरह आपसे मिले हैं, वो वक्त भी आए जिस वक्त हमें ये सुनने को मिले अफ़ज़ल ज़हीन ने यूपीएससी क्लियर किया है फॉरेस्ट रेंजर में रहते हुए, और हमें वो पहला मौका मिले कि हम आपका इंटरव्यू फिर से ले लें। मेरा अंडमान से बात करने के लिए अफ़ज़ल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ऑल द बेस्ट कि आप अपने लाइफ में और आगे बढ़े और सक्सेस लें। जी, ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू।